मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसका अंदर एक जो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर है सूचना, नोटिस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सूचना क्या होती है और उसके क्या क्या प्रकार हैं। यानी कि सूचना से मतलब है ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ ए फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट और व्हेन बट फॉर विलफुल abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। यानी कि किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। यानी किसी व्यक्ति को किसी तथ्य के बारे में, किसी बात के बारे में सूचना है, ये हम कब कहेंगे? जब वो सामने वाला व्यक्ति उस तथ्य या उस बात को जानता हो, अथवा ऐसी किसी जांच या तलाश से जो उसे करनी चाहिए थी। यानी नॉर्मल जो कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, उसमें उस व्यक्ति को ऐसी जांच करना चाहिए थी नॉर्मली, या तलाश करना चाहिए था जिससे कि वो उस तथ्य को जान लेता, या करने से जानबूझकर प्रवृत्त न रहता। या तो वो ऐसी तलाश करता और जांच करता जिससे उस सूचना को प्राप्त कर लेता, या करने से जानबूझकर वो अपनी खुद की इच्छा से ही रुका हुआ नहीं रहता या प्रवृत्त न रहता, या फिर वो ऐसी कोई घोर उपेक्षा कर देता है, लापरवाही कर देता है तथ्य को जानने की, तो तब भी ये कहा जाता है कि वह उस तथ्य को जान लेता। तब भी ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति को ऐसी सूचना थी, या तो उसको वास्तविक सूचना हो, वास्तविक उस तथ्य के बारे में पता हो, या फिर उसको एक ऐसी तलाश या जांच करनी चाहिए थी जो वो कर सकता था, या तथ्य को जानने से वो जानबूझकर प्रवृत्त नहीं रहता और वो ऐसी घोर उपेक्षा नहीं करता जिसकी वजह से, लापरवाही की वजह से वो तथ्य को जान नहीं पाता। तो इन सब परिस्थितियों में ये कहा जाता है कि वहाँ पर उस तथ्य की उस व्यक्ति को सूचना थी, या उस बात की उस व्यक्ति को जानकारी थी। यानी कि काइंड्स ऑफ नोटिस की जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी कि वास्तविक सूचना, और जो दूसरा जो सूचना का प्रकार है वो होता है प्रलक्षित सूचना। अब इसेंशियल ऑफ एक्चुअल नोटिस में क्या आता है कि जो वास्तविक नोटिस होता है उसमें क्या है, डेफिनाइट नॉलेज होती है, तथ्य के बारे में उसको पूर्ण रूप से जानकारी होती है, निश्चित ज्ञान होता है। डेफिनाइट नॉलेज शुड बी मेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। निश्चित ज्ञान स्वयं संपत्ति में हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा कराया जाता है, जिस व्यक्ति का उस संपत्ति के अंदर हित है या जो मालिक है उस संपत्ति का। डेफिनाइट नॉलेज शुड बी ऑब्टेन्ड इन द सेम ट्रांजेक्शन, और डेफिनाइट नॉलेज भी उसी समव्यवहार में, जब दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है संपत्ति का, उसी समव्यवहार में वो जो सूचना थी या जो तथ्य थे वो बताए गए थे। किस समव्यवहार में? जबकि वो ट्रांजेक्शन संपत्ति का अंतरण हो रहा था। दूसरी बात करें कि ये तो जो है वास्तविक सूचना है, और हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करते हैं, प्रलक्षित सूचना की बात करते हैं, तो ये कहा गया है कि आणविक सूचना का तात्पर्य ऐसी निश्चित व शक्तिशाली सूचना को माना गया है। द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हैज बीन रिगार्डेड एज सच डेफिनाइट एंड स्ट्रॉन्ग नोटिस एज कैन नॉट बी रिबटेड। यानी कि जिसको विखंडित नहीं किया जा सकता, रिबट नहीं किया जा सकता उसको। यानी कि आणविक सूचना का तात्पर्य ऐसी निश्चित व शक्तिशाली सूचना को माना गया है जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता, जिसको मना नहीं किया जा सकता कि आपको सूचना नहीं थी। आणविक सूचना निम्नलिखित 5 प्रकार की हो सकती है। स्वेच्छापूर्ण अवहेलना से सूचना, यदि कोई व्यक्ति जो उसको निश्चित जांच करनी चाहिए थी, जानकारी लेनी चाहिए थी उस तथ्य के बारे में, संपत्ति की ट्रांजैक्शन के बारे में, अगर वो नहीं लेता है तो ऐसा माना जाएगा, अगर वो अवहेलना करता है, लापरवाही करता है सूचना को प्राप्त करने में, तो ऐसा माना जाएगा उसको सूचना थी तथ्यों की। घोर उपेक्षा के द्वारा भी अगर वो लापरवाही करता है तब भी ऐसा माना जाएगा कि उसको सूचना थी। किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है किसी व्यक्ति के नाम पे, तब भी यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति को सूचना थी। वास्तविक कब्जा अगर किसी का है किसी संपत्ति के ऊपर, तो ये भी सूचना मानी जाती है। और अगर मान लो किसी मालिक का जो अभिकर्ता होता है, अभिकर्ता जो मालिक के
जो एक तरीके से उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर उस अभिकर्ता को सूचना दे दी गई है तब भी ऐसा माना जाएगा कि उसके मालिक को सूचना दे दी गई है, क्योंकि ये मालिक का जितना भी कार्य होता है वो अभिकर्ता के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पे वो अलग तथ्य है कि अभिकर्ता अगर कोई फ्रॉड वगैरह कर लेता है, सूचना को नहीं देता मालिक को, तो वो परिस्थिति अलग है। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर अभिकर्ता को सूचना दे दी जाती है तो वो सूचना उसके मालिक को, स्वामिक को दी हुई समझी जाती है। यानी कि अब हम बात करते हैं कि जो अधिनियम की धारा 3 है उसमें किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना मानी जाती है। कब मानी जाती है? जब वास्तव में वो उस तथ्य को जानता हूँ। दूसरा, वह उस तथ्य को जान लेता यदि ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर अलग न रहता, प्रवृत्त न रहता। तीसरा, घोर उपेक्षा, यदि वो घोर उपेक्षा नहीं करता उस तथ्य को जानने के लिए, तब भी ऐसा माना जाता है कि इम्प्लाइडली उस व्यक्ति को उस तथ्य की सूचना थी। यानी कि सूचना की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सूचना दो प्रकार की होती है। वास्तविक सूचना, एक्चुअल नोटिस, प्रलक्षित सूचना, जिसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। यानी कि वास्तविक सूचना से क्या तात्पर्य है? किसी तथ्य की वास्तविक सूचना से अभिप्राय ऐसी सूचना से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उस तथ्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त करता है, जिसको वास्तव में उस तथ्य की संपूर्ण जानकारी उसको होती है। अर्थात कोई तथ्य किसी सूचना द्वारा किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से जानकारी में आ जाना ही वास्तविक सूचना है। मान लो कोई बात है, कोई तथ्य है, जब उसकी नॉलेज में आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को वास्तविक सूचना थी उस तथ्य के बारे में। किसी तथ्य की सूचना हितबद्ध व्यक्ति द्वारा बातचीत के दौरान में दी गई हो तो हो, जो कि एक निश्चित सूचना हो तथा समव्यवहार से संबंधित हो। यानी कि जो सूचना थी वो उस ट्रांजैक्शन के अंदर जिनका हित था, हित जुड़ा हुआ था, तो ऐसे हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा दी गई है और वो उसी समव्यवहार में जो उनका ट्रांजैक्शन हो रहा था, संपत्ति का अंतरण हो रहा था, उसी समव्यवहार से संबंधित हो तो उसको निश्चित सूचना कहा जाता है। कोई तथ्य की सूचना अफवाहों में देना अथवा अनजान व्यक्ति के द्वारा देना, मान लो किसी ने बोला कि मैंने ऐसा सुना है या मैंने इस तरह की अफवाह है या इस तरह की बात है, वो अपनी मर्जी से अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बात बताता है और अनजान व्यक्ति कोई सूचना देता है तो उसको वास्तविक सूचना की संज्ञा में नहीं रखा जा सकता। यानी वास्तविक सूचना के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से आवश्यक तत्व है? निश्चित तथ्यों की सूचना होना चाहिए वहाँ पे। अधिनियम के तहत वास्तविक सूचना तभी मानी जाती है जबकि किन्हीं निश्चित तथ्यों से किसी व्यक्ति को अवगत कराया जाए। यदि सूचना देने वाले तथ्य ही निश्चित नहीं है तो वो वैधानिक सूचना नहीं होगी। जो भी तथ्य बताए गए हों वो निश्चित हो, अनिश्चित तथ्य नहीं हो। यदि किसी व्यक्ति को किन्हीं तथ्यों की जानकारी अफवाहों के द्वारा मिली हो, परोक्ष रूप से या अन्य प्रकार से टूटे फूटे शब्दों में या तोड़ मरोड़ करके प्राप्त हो, तो वो वास्तविक सूचना नहीं होती। वास्तविक सूचना जो होती है वो निश्चित होती है और वो सही सूचना होती है। उदाहरण के लिए, एक प्लाट बी से खरीदना चाहता है। उसके संबंध में बी को यह सूचना देता है कि सुना है कि इस प्लाट का स्वामी दिवालिया है। ये एक निश्चित सूचना नहीं है, क्योंकि सूचना देने वाले व्यक्ति को वास्तविक जानकारी यहाँ पर नहीं है। जो जानकारी है वो वास्तविक होना चाहिए, अनजान व्यक्ति के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। सूचना किसके द्वारा दी जानी चाहिए? जो कि जिस व्यक्ति का उस संपत्ति के अंदर कहीं ना कहीं कोई हित जुड़ा हुआ है, तो वह सुनने या अफवाहों के आधार पर कह रहा है, इसलिए यह सूचना जो अफवाह के आधार पर वो बोल रहा है वो वास्तविक सूचना की श्रेणी में नहीं है। वास्तविक सूचना की श्रेणी में कौन सी सूचना आएगी? जो कि हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा दी जाए, सही सूचना दी जाए और तथ्यों के आधार पर दी गई हो। दूसरा है संपत्ति से या समव्यवहार से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना देना। संपत्ति से संबंधित किसी तथ्य की सूचना यदि किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दी जाती है तो वो वास्तविक सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। वास्तविक सूचना के लिए तथ्य की जानकारी संपत्ति में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना आवश्यक है। सूचना कौन देगा? जो उस संपत्ति के अंदर हित रखता है, जिसका कुछ न कुछ इंटरेस्ट उस संपत्ति से जुड़ा हुआ है। एक संपत्ति पर जिसका स्वामी है, एक संपत्ति है उसकी जिसका नाम है प, जिसका स्वामी बी है, खरीदना चाहता है, खरीदना चाहता है बी से एक संपत्ति जिसकी संपत्ति का नाम है प, स ब का ऋणदाता है। यानी जो बी जो संपत्ति का मालिक है उसका ऋणदाता कौन है? स है। प संपत्ति के विरुद्ध भार यानी जो प जो संपत्ति है उसके विरुद्ध कोई उस संपत्ति पर कोई
चार्ज लगा हुआ है, भार सर्जित है। स इसकी सूचना संपत्ति में रजिस्ट्रेशन के समय अ को दे देता है, क्योंकि अ उस संपत्ति इस संपत्ति को खरीद रहा है। तो स इसकी सूचना जो कि संपत्ति में रजिस्ट्रेशन के समय अ को आकर दे देता है। स यहाँ पे कौन है? जो बी का ऋणदाता है। तो ये वास्तविक सूचना मानी जाएगी, क्योंकि जो बी है वो ऋणदाता है किसका? स का। यानी स को ऋण दिया हुआ है किसने? स ने ऋण दिया हुआ है बी को, और बी की वो संपत्ति है जिसको अ खरीदना चाहता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है स अ को सूचित कर देता है कि इस संपत्ति पर भार है। तो यह जो सूचना है वो वास्तविक सूचना मानी जाएगी। इस सूचना को यदि कोई अन्य व्यक्ति देता, चाहे वह जानकार ही क्यों न हो, तो वो वास्तविक सूचना में संज्ञा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जो स है वो बी का ऋणदाता है, और वो सूचना देता है कि जो संपत्ति थी उस पर भार सृजित है। तो ये यहाँ पर वास्तविक सूचना मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसका भी संपत्ति में कहीं न कहीं हित निहित है, और वो अनजान व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। और यही सूचना कोई अनजान व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो उसको वास्तविक सूचना नहीं माना जाता। सूचना उसी संव्यवहार से संबंधित होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस संव्यवहार के संदर्भ में दो पक्षों में परस्पर बातचीत चल रही है, उसी संव्यवहार के संदर्भ में किसी तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। यदि उस संव्यवहार से पूर्व उस संपत्ति के संबंध में कोई जानकारी दे दी गई हो तो वो वास्तविक सूचना में नहीं मानी जाएगी। यानी जब संपत्ति का ट्रांसफ़र हो रहा है उसी के दौरान जो सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं, उन्हीं सूचना को वास्तविक सूचना कहा जाएगा। यदि कोई सूचना 2, 4, 6 महीने, साल भर पहले किसी को दी गई हो, जबकि उस संपत्ति अंतरण का कोई बात नहीं थी उस समय, या इस प्रकार का कोई मसला नहीं था, तब वो सूचना वास्तविक सूचना की श्रेणी में नहीं आएगी। सूचना कब दी जानी चाहिए? जब संपत्ति का जो अंतरण का जो संव्यवहार हो रहा है उसी समय या उसी दौरान दी गई सूचना ही वास्तविक सूचना की श्रेणी में आती है, क्योंकि पूर्व में दी गई सूचना को भूला भी जा सकता है। उदाहरण के लिए एक संपत्ति प का स्वामी है। अ के पास एक संपत्ति है जिसका नाम है प। अ तथा ब दोनों मित्र हैं। अ अपनी संपत्ति के संदर्भ में सभी तथ्यों से बी को अवगत करा देता है। तथ्यों को अवगत कराते समय अ का अपनी संपत्ति को बेचने का आशय नहीं था। अ जो है वो बी को अपनी जो संपत्ति प है उसके बारे में अवगत करा देता है, उस संपत्ति के बारे में जानकारी देता है, लेकिन तथ्यों को जब वो अवगत कराता है उस समय अ का अपना संपत्ति को बेचने का किसी भी प्रकार का इरादा नहीं था। लेकिन उन तथ्यों को बताने के 1 साल बाद में अ अपनी संपत्ति को बेचता है तथा बी उसे खरीद लेता है, एवं उस संपत्ति के संदर्भ में विक्रय करते समय कुछ भी नहीं कहता। यानी वो जो उस संपत्ति के बारे में अ ने बी को जो बातें बताई थी वो साल भर पहले की थी, लेकिन ट्रांजैक्शन करते वक्त बी को कुछ नहीं बताया। ऐसी स्थिति में 1 साल पूर्व अ द्वारा उस संपत्ति के संदर्भ में बी को दी गई जानकारी वास्तविक सूचना नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस समय वह इस संव्यवहार से संबंधित नहीं था। क्योंकि 1 साल पहले जो उनकी बातें हुई थी उस समय अ का अपनी संपत्ति बेचने का कोई विचार नहीं था, और वो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में कही गई बातें थी, और एक्चुअल जब ट्रांजैक्शन हुआ था उस समय अ के द्वारा बी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अ के द्वारा जो बी को किसी प्रकार की कोई वास्तविक सूचना नहीं दी गई। सूचना जिस व्यक्ति को दी गई है उसकी सूचना देते समय सूचना के प्रति ध्यान आकर्षित किया गया हो। वास्तविक सूचना यह भी महत्वपूर्ण है कि जब सूचना दी गई हो तो सामने वाले व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करके और उसको ध्यानपूर्वक सूचना दी गई हो। वास्तविक सूचना के लिए यह भी आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को सूचना दी जानी है उस व्यक्ति का ध्यान सूचना देते समय समुचित रूप से आकर्षित किया जाना चाहिए। यदि सूचना ग्रहण करने वाले व्यक्ति का ध्यान सूचना की तरफ नहीं है तो यह वास्तविक सूचना नहीं होगी। उदाहरण के लिए जैसे कि अ बी से एक संपत्ति खरीदना चाहता है। अ को कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं। अ बी से एक संपत्ति खरीदना चाहता है। अ यहाँ पर क्रेता है, बी जो है बी की संपत्ति है। अ को क्या होता है, कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं, जिससे उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि वह दूसरे से क्या कह रहा है तथा दूसरे उसे क्या बता रहा है। जब ऐसी स्थिति में था तो ब उसे अपनी संपत्ति के संबंध में बुरी जानकारी दे देता है। ब जो था वो वहाँ पर अंतरण करता था। तो ब जब ए
को पागलपन का दौरा था, उस समय वो जानकारी उसको दे देता है। उस संपत्ति को अपनी स्वस्थ दिमाग की स्थिति में खरीद लेता है। लेकिन जब उसका पागलपन का दौरा हट जाता है, तो जब वो स्वस्थ स्थिति में आता है, तब उस संपत्ति को खरीद लेता है। किससे? ब से। तो ब द्वारा बताए गए तथ्य वास्तविक सूचना नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उस सूचना के प्रति अ का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। यहाँ पर उसने जो सूचना दी थी, वो सूचना को जब दी थी, तब वो पागलपन के दौरे में था या उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए यहाँ पर जो सूचना है उसको वास्तविक सूचना नहीं माना जाएगा। सूचना कब वास्तविक मानी जाएगी? जब सूचना, जिसको सूचना दी जा रही है, उसका भी ध्यान आकर्षित हो और उसके अंदर इतनी सोचने समझने की शक्ति हो उस समय कि सामने वाला किन तथ्यों की बात कर रहा है या क्या अपनी बात कह रहा है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक सूचना हमने पढ़ी। इसके बाद जो दूसरा जो सूचना है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, वो क्या होता है? प्रलक्षित सूचना में किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की वास्तविक जानकारी नहीं होती है, परंतु यदि वह उस तथ्य की जानकारी करने की कोशिश करता या थोड़ा सा प्रयास करता, तो वह तथ्य उसकी जानकारी में आ सकता था। यदि उस तथ्य को जानकारी प्राप्त करने का दायित्व उस व्यक्ति विशेष पर संविदा विधि द्वारा साम्य द्वारा आरोपित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में विधि यह अवधारण कर लेती है कि उस तथ्य की जानकारी उसे थी, चाहे वास्तविक रूप से उसे उस तथ्य का ज्ञान उसे न हो। उसे ही प्रलक्षित सूचना का नाम दिया गया है। प्रलक्षित सूचना किसी व्यक्ति द्वारा अपने दायित्व को न निभा पाने के कारण एक सजा के रूप का प्रावधान है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को तथ्य की जानकारी न होते हुए भी विधि यह अवधारणा कर लेती है कि उसे उस तथ्य की जानकारी थी। लेकिन यह अवधारणा तब ही की जाती है जबकि उसके विषय में यह मान लिया जावे कि उसे उन तथ्यों की वास्तविक सूचना हुई होती, यदि उसने ऐसी जांच पड़ताल की होती। तो कोई व्यक्ति जो किसी भी संव्यवहार के अंदर तथ्यों की जानकारी, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है, संपत्ति का अंतरण करता है या कोई संव्यवहार करता है, तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जो होता है, वो कुछ तथ्यों की जानकारी करता है और वो उसका विधि का भी उसके ऊपर दायित्व होता है कि वो उस ट्रांजैक्शन या संव्यवहार से संबंधित जो तथ्य हैं उनकी एक जानकारी प्राप्त करे। लेकिन वो जानकारी प्राप्त नहीं करता है और जानबूझकर उसकी अवहेलना करता है, तो विधि यह मान लेती है कि उस व्यक्ति को उन सभी तथ्यों की सूचना थी और ऐसी सूचना को प्रलक्षित सूचना कहा जाता है। यानी कि प्रलक्षित सूचना जो है वो किस प्रकार से है? यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित प्रलक्षित सूचना को निम्न 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अर्थात निम्न 5 परिस्थितियों में प्रलक्षित सूचना मान ली जाती है। कौन कौन से 5 वर्ग हैं? किसी तथ्य को जानबूझकर जांच पड़ताल करने से विरत रहने पर, यदि कोई व्यक्ति जो कि उस तथ्य के बारे में पता लगा सकता था, अगर जानबूझकर वो जांच पड़ताल नहीं करता है, तब भी विधि यह अपेक्षा करती है कि उस व्यक्ति को उन तथ्यों के बारे में सूचना थी। दूसरा है, किसी तथ्य को घोर उपेक्षा, घोर असावधानी के कारण न जानने पर, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि उसको वो जानकारी करनी चाहिए थी, जो कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति करता है, उसके बावजूद भी अगर वो जानकारी प्राप्त नहीं करता है और उसकी घोर अवहेलना करता है, उस तथ्य की घोर अवहेलना करता है या उस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करता, तब भी जो विधि ये अपेक्षा करती है कि उस व्यक्ति को उस तथ्य की जानकारी थी। जैसा कि हम बात करते हैं कि एक वाद था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाम यू राय गोवाय। इस केस के अंतर्गत क्या था? इस विवाद में संपत्ति के क्रेता को यह सूचित कर दिया गया कि संपत्ति के हक विलेख बैंक की अभिरक्षा में जमा है। इसमें एक व्यक्ति उस जो सामने वाला व्यक्ति था, क्रेता था, को यह सूचित कर दिया गया कि संपत्ति के जो हक विलेख है वो बैंक की अभिरक्षा में जमा है। क्रेता ने इस संदर्भ में बैंक से कोई जांच पड़ताल नहीं की। न्यायालय ने क्रेता की इस घोर उपेक्षा को संपत्ति में बैंक के बाहर की प्रलक्षित सूचना माना। तो न्यायालय ने यह माना कि आपको उस व्यक्ति ने कोई जांच पड़ताल नहीं की, जबकि उसको पता लग गया था कि उसके जो जो संपत्ति के जो हक विलेख है वो बैंक में जमा है, बैंक की अभिरक्षा में है। तो उस वाद में न्यायालय ने इस क्रेता की जो ये घोर उपेक्षा थी, इसको घोर उपेक्षा को उन्होंने एक मिस्टेक माना, इस बात को घोर उपेक्षा माना और संपत्ति में बैंक के बाहर की प्रलक्षित सूचना माना कि आपने ये जानकारी नहीं की, इसलिए आपने घोर उपेक्षा की है और
क्रेता की इस घोर उपेक्षा को संपत्ति में बैंक के बाहर की प्रलक्षित सूचना मान लिया कि आपको कंस्ट्रक्टिव सूचना थी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस था कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो न्यायालय उसमें बैंक में जमा थे और उनके ऊपर भार था। उसी प्रकार से यदि कोई अचल संपत्ति खरीदते समय क्रेता पंजीयन कार्यालय में संपत्ति के पंजीयन संबंधी रजिस्टर को नहीं देखता है कि यहाँ पे पंजीकरण हो रखा है इस संपत्ति का या नहीं हो रखा, तो यह भी प्रलक्षित सूचना के अंतर्गत आएगा। यही नियम राजस्व रजिस्टर के भी लागू होगा। इसी प्रकार यदि कोई क्रेता अचल संपत्ति खरीदते समय उस संपत्ति के हक विलेख को नहीं देखता है तो उसमें किसी के पक्ष में भार या बंधक सृजित है, अगर मान लो उस संपत्ति पर कोई भार है या बंधक है, तो ये भी उसकी घोर उपेक्षा प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी। यानी अगर वो इस तरह से कोई मतलब पंजीयन संबंधी रजिस्टर को नहीं देखता है या वो राजस्व रजिस्टर भी नहीं देखता है तो वहाँ पर उसकी ये घोर अपेक्षा उसको प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी। तीसरा आता है पंजीकरण। यानी प्रस्तुत अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या 1 के अनुसार यदि कोई दस्तावेज विधि द्वारा अनिवार्य रूप से पंजीकृत है तो वह उस दस्तावेज में वर्णित संपत्ति के संदर्भ में अन्य व्यक्तियों के लिए एक प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी। यदि किसी संपत्ति का पंजीकरण हो रखा है तो वो जो उस दस्तावेज में वर्णित संपत्ति के संदर्भ में अन्य व्यक्तियों के लिए एक प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी कि सभी को पता है कि ये संपत्ति किस व्यक्ति से संबंधित है और इस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे हो रहा है, तो ये एक प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी यदि उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो स्थावर संपत्ति पर वास्तविक कब्जा एक प्रलक्षित सूचना माना जाएगा। यानी कि स्थावर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या 2 के प्रावधान अनुसार जो व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति या किसी ऐसी संपत्ति के किसी अंश या हित को अर्जित करता है तो ये समझा जाएगा कि उस संपत्ति में उस व्यक्ति के हक की यदि कोई हो सूचना है जिसका तत्समय उस पर वास्तविक कब्जा है। इसका अभिप्राय ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति को खरीदता है या बंधक पर ग्रहण करता है अथवा उससे संबंधित अन्य प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसका यह कर्तव्य है कि यदि उस संपत्ति पर अन्य व्यक्ति काबिज है तो उससे ये जांच पड़ताल करे कि उस संपत्ति पर उसका कब्जा किस हैसियत से है। यदि वह इस प्रकार की जांच पड़ताल नहीं करता है तो उस संपत्ति को खरीद लेता है तो उसके परिणाम का वही जिम्मेदार होगा। अर्थात कब्जाधारी का सामान्य रूप में काबिज संपत्ति का स्वत्व मानते हुए उसके स्वत्व की प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी। यानी जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है तो यहाँ पर यह है कि उसको ये देख लेना चाहिए कि संपत्ति पे किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा तो नहीं है। अगर वो व्यक्ति उपेक्षा करता है कि क्योंकि जिस व्यक्ति का कब्जा होता है सामान्य तौर पर ये देखा माना जाता है कि वही उसके पास ही उसका हक है और सत्व जो है वो उसके पास ही है या उसका मालिक है। और अगर वो संपत्ति का ट्रांजैक्शन कर लेता है और उस पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होता है और वो जांच पड़ताल नहीं करता है तब उस कब्जाधारी का सामान्य रूप में काबिज संपत्ति पर स्वत्व मानते हुए उसके स्वत्व की प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी कि जो सामने वाला जो क्रेता था जिसने उस संपत्ति को खरीदा है अगर वो उस कब्जाधारी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं करता है जिसका पहले से ही उस संपत्ति पे कब्जा था तो ऐसा माना जाएगा कि जिसने क्रेता ने जो संपत्ति खरीदी है उसको पता था या उसको प्रलक्षित सूचना थी कि उस पर किसी और का स्वत्व है या उसका मालिक कोई और है या उस संपत्ति पर किसी और का कब्जा था। ये भी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा। अब अगला आता है स्वामी के अभिकर्ता को सूचना। ये भी एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, प्रलक्षित सूचना मानी जाती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के संलग्न व्याख्या 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के अभिकर्ता को किसी तथ्य की उस कारोबार के अनुक्रम में जिसके लिए वह तथ्य तात्विक है उस व्यक्ति की ओर से कार्य करते हुए सूचना मिल जाती है तो ये समझा जाएगा कि उस तथ्य की सूचना उस व्यक्ति को मिल गई है। एक जो मालिक होता है उसका जो अभिकर्ता होता है जो कि उसके कारोबार के सामान्य अनुक्रम में काम करता है तो वो सूचना अगर उस एजेंट को मिल जाती है तो ये माना जाएगा कि वो सूचना उसके मालिक को मिल गई है। परंतु यदि अभिकर्ता कपट पूर्वक तथ्य को छिपा लेता है, यदि कोई अभिकर्ता कोई कपट करता है और उस जानकारी को छुपा लेता है वो सूचना को अपने मालिक को नहीं देता तो जहाँ तक कि उस व्यक्ति का संबंध है जो उस कपट में पक्षकार था या अन्यथा उसका संज्ञान रखता था उसकी सूचना मालिक पर आरोपित न की जाएगी।
तो वहाँ पर स्थिति अलग है, वहाँ पर उस मालिक को सूचना नहीं माना जाएगा, वरना सामान्य परिस्थितियों में जो सूचना अभिकर्ता को दी जाती है वो ऐसा माना जाता है कि उसके मालिक को वो सूचना हो गई है। इस प्रकार से हमने सूचना के प्रकार देखे कि सूचना क्या होती है। सूचना का मतलब किसी व्यक्ति को तथ्य की जानकारी होना, ये सूचना होती है। और सूचना के प्रकार हमने देखे, एक्चुअल नोटिस होता है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, और उनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।